थंडरबोल्ट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से येलेना बेलिनोवा और गोस्ट के दरमियान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हो रही होती हैं, जहाँ पे गोस्ट उसको अपने बहुत सारे प्लान्स और राज बताता है और बदले में वो येलेना को ये बता देता है कि वो यहाँ पे किसी और के लिए काम कर रही है बल्कि ऑसबॉर्न के लिए नहीं, और अब वो उसके बॉस से बात करना चाहता है। यही हमने देखा कि एंटमैन जो है वो भी पैलेडिन से बातें कर रहा था कि किस तरह से उसने एंटमैन सूट चुराया था, उसके जरिए उसने अपनी पूरी की पूरी शील्ड फाइल को जो है बदल के रख दिया था। लेकिन अब वो यहाँ पे आके पछता रहा है क्योंकि वो इस किस्म का सुपर विलन है नहीं जो उसको यहाँ पे बना दिया गया है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हमें ये बात पता चलती है एपिसोड के एंड में कि दरअसल ब्लैक विडो किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पे निक फ्यूरी से बातें कर रही होती है, और उसके असली बॉस वो निक फ्यूरी ही हैं जिसने ऑसबॉर्न के ऊपर नजर रखने के लिए उसको इस टीम के अंदर डाला है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है CSA एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च फैसिलिटी के अंदर से, जो कि ओरेगन पोर्टलैंड के अंदर है। और यहाँ पे दो साइंटिस्ट बैठ के एक सूट के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और बेसिकली उन्होंने एक नया सूट बनाया जिसको भी लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। और कहता है कि मुझे अपना नाम जो है मार्च 5 रख देना चाहिए क्योंकि पहले मार्च 4 था और अब हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपग्रेड कर लिया है। तो कहता है कि हाँ वो तो ये सारी बातें तब पता चलेंगी जब हम इस सूट को टेस्ट करेंगे, और पिछले सूट की तरह ये भी नॉन एरोडायनेमिक ना हो जाए। तो कहता है कि नॉन एरोडायनेमिक, हाँ काफ़ी फैंसी बात इस्तेमाल कर रहे हो आजकल तुम। 30,000 फीट से नीचे गिरी थी तो उसको तो बर्बाद होना ही था ना। तो कहता है हाँ वो तो होना ही था, लेकिन उसको उस वक्त तुम कंट्रोल कर रहे थे, तुम टेस्ट कर रहे थे और उसमें तुम्हारी गलती थी। तो इसी तरह ये लोग अपने नए रोबोट के ऊपर बातें कर रहे होते हैं दोनों बैठ के, ताकि उसको टेस्ट कर सकें। और कहता है कि चलो बस ठीक है, अब हम इसको टेस्ट कर लेना चाहिए और देखना चाहिए क्योंकि आसमान ऊपर साफ नज़र आ रहा है। हम लोग लॉन्च करेंगे 5 4 3। ज़रा एक मिनट, ये क्या पावर डाउन? यहाँ पे पावर डाउन कैसे हो सकती है? और हमारी तरफ रेडार पे कुछ चीज़ आते हुए नजर आ रही है, ये कोई बूगी लग रही है। कहता है कि इसका कोई ट्रांसपोर्टर सिग्नल नहीं है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है, ये कुछ और ही है। कंप्यूटर को फ़ौरन करो, हमें यहाँ से इस वक्त निकलना होगा फ़ौरन। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भाग सकें या कुछ कर पाएँ, उनके सामने एक फ्लैश ऑफ लाइट आती है और एक चीज़ आके गिरती है और वो बोलता है कि व्हाट द। और हम देखते हैं दरअसल वो कोई और नहीं यहाँ पे बल्कि मेलिसा गोल्ड यानी कि सॉन्ग बर्ड आई होती है और कहती है कि हेलो बॉयज़, काफ़ी टाइम हो गया तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं क्यूब के अंदर क्लासिफाइड लोकेशन, जो कि थंडरबोल्ट्स का इस वक्त हेडक्वार्टर बना हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो यहाँ पे नया मेंबर इनका है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वहाँ पे हेड्समैन उसके पास आके उसको देखता है और कहता है कि बहुत बढ़िया मूव्स है प्रीटी बॉय, क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे एक्स? तो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हेड्समैन? तो कहता है मेरा नाम क्लेवॉन है, क्लेवॉन टिवान, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ सिर्फ यही सोच रहा था कि तुमने आखिरकार ये सब चीज़ें सीखी कहाँ से होंगी, कहीं तुम ब्रूस ली की मूवीज़ को ज़्यादा ही तो नहीं देखते हो? तो कहता है कि ये काफ़ी टाइम पहले की बात है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मार्शल आर्ट है मैंने उन सबको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया था, और जिन लोगों से मैंने ये चीज़ें सीखी थी उस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्किल्ड मास्टर्स थे, और उनको सीखने के बाद मैंने उन लोगों को भी जान से मार दिया था। और इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हुआ जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ एक सिंथेसिस है, जो कि क्री और शियार दोनों के अनआर्म्ड कॉम्बैट टेक्निक से मिलकर बना है। तो वहीं पे हेडसन बोलता है कि अच्छा वाकई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका सबका मतलब क्या है। तो एक्स पूछता है तो ये बताओ खैर कि तुमने लड़ना आखिरकार कहाँ से सीखा है? तो कहता है कि मैंने ज़्यादातर बाइकर बार्स में जाता था और वहीं पे ये सब मैंने लड़ना सीखा है। वहाँ पे हम सारे ब्रदर्स हुआ करते थे और हम सब मिलके क्रू के अंदर लोगों की धुलाइया करा करते थे। तो वहीं पे एक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, क्या तुम्हारे पास वक्त है तो मुझसे आके मुकाबला करोगे? तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं यार, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है और मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया है। तो एक्स बोलता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा है? वैसे सच कहूँ तो तुम्हें लगना भी चाहिए। तो वो कहता है कि ज़रा एक मिनट, क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? तो कहता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ। चलो एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने दोनों हाथों को पीछे बांध के रखूँगा और तुमसे बिना हाथ के ही लड़ूंगा। तो हेडसमैन कहता है कि ठीक है, अब ज़्यादा बकवास मत करो और बच्चों वाले मजाक नहीं किया करो मुझसे। जो है यहाँ पे उसके भाइयों के बारे में कोई ऐसी बात करता है जिससे हेडसमैन को फ़ौरन आग लग जाती है और वो बोलता है कि ठीक है, अब तो मेरी फैमिली को इस सब में बीच में लाने की सोच रहे हो ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी शामत किस तरह से बुलाई जाती है। और वो यहाँ उछलते हुए उसकी तरफ आता है, लेकिन एक्स बोलता है कि ये हुई ना बात,
और अगले पल उसके दोनों हाथ पीछे बंधे होते हैं और उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और हेड्समैन एक ही किक के अंदर गिर जाता है और कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा लकी शॉट था और कुछ भी नहीं, चलो एक बार दोबारा ट्राई करके देखें। लेकिन हम देखते हैं कि हेड्समैन मिस्टर एक्स के सामने कुछ भी नहीं होता है। मिस्टर एक्स अपने पूरे के पूरे दोनों हाथों को पीछे बांध के सिर्फ अपने लातों से ही उसका काम तमाम कर रहा होता है और कहता है कि देखो, तुम मेरे सामने अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, इस बात को तुम जानते हो ना। मैंने सुना था कि यहाँ तुम्हारी काफ़ी रेपुटेशन बनी हुई है, उसको अगर तुम्हें मेंटेन करना है तो ये दर्द बर्दाश्त कर लो, वरना मेरे सामने तो तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो और कुछ भी नहीं। और वो उसको एक ही किक मार के लिटा देता है और उसके गले पे पैर रख देता है और कहता है कि इस वक्त जो मैं चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको कहते हैं ऑक्सीजन टारवेशन। इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अंदर मैं तुम्हारी नस के ऊपर पैर रख के खड़ा होता हूँ, जहाँ से सांस तुम्हारे ब्रेन तक जा रही होती है और तुम्हारे ब्रेन का एक एक न्यूरॉन बाय न्यूरॉन जो है वो बंद होना शुरू कर देता है। तुम्हारा ब्रेन जो है सांस मांग रहा होता है लेकिन सांस आ नहीं रही होती है। ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है जब तुम ज़िंदगी के लिए भीख मांगते हो। तो बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि इससे पहले कुछ हो सके मिस्टर एक्स को आवाज़ आती है कि एक्स उसको जाने दो यहाँ से, और ब्लैक विडो ये सब चीज़ें देख रही होती है। तो कहता है कि हाँ विडो, मैं तो वैसे भी इसको छोड़ने ही वाला था, मैं तो मिस्टर क्लीवन को सिखा रहा था कि किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। तो विडो बोलती है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ एक्स कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बात को याद रखना कि हम लोग एक टीम के अंदर हैं और इसका मकसद ये है कि हमें एक दूसरे के ऊपर नज़र रखनी है कि एक दूसरे की पीठ में कोई खंजर ना खोद दे। और इसलिए अब तुम दोनों वहाँ से उठो और सूट अप करके इस थंडर स्ट्राइक के अंदर आओ, हमें कहीं जाना है। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि हमारा नेक्स्ट मिशन इतनी जल्दी नहीं आने वाला, हमारे पास एक बहुत ही ज़रूरी मिशन आया है, हमें एक थंडर बोल्ट को ही मारना है, तो इसलिए फ़ौरन पहुँचो। तो एक्स बोलता है कि अच्छा, तो मतलब 1 मिनट के लिए तो मुझे यहाँ सांस भी नहीं लेने दोगी ना, तो ठीक है क्लेवन, मिशन पे मिलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्लेवन वहाँ से अपना पैर में से एक चाकू निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन मिस्टर एक्स का तो आपको पता है कि उसने पीछे से उस चाकू को आते हुए डिटेक्ट कर लिया था और एक ही हाथ से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि चाकू बहुत ही पसंद आया मुझे। तो हेड्समैन बोलता है कि इसको मुझे वापस करो। तो कहता है कि ये तुम्हें चाहिए तो आओ और मुझसे ले लो। लेकिन हेड्समैन वहाँ पे अपना गुस्सा कंट्रोल करके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि वो एक्स से नहीं जीत सकता है। तो कहता है अच्छा, तो तुम नहीं आ रहे हो, मतलब इसको मैं रख लेता हूँ फिर। लेकिन इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ये चाकू मैं तुम्हें किसी ना किसी दिन ज़रूर वापस करूँगा और तब करूँगा जब तुम उसको सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे होगे। आई समझ तुम्हें। और यहीं से हम पोर्टलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सॉन्ग बर्ड आई हुई होती है और सॉन्ग बर्ड बोलती है कि मुझे माफ़ करना ऐसी ड्रामेटिक एंट्रेंस के लिए गाइस, लेकिन मैं क्या करूँ, ऑसबॉर्न के लोग मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, उन लोगों ने हर तरफ मुझे मोस्ट वांटेड करार दे दिया और जहाँ कहीं भी किसी ने मुझे देखा वो मुझे पकड़वा देगा उनके हाथों। तो कहता है कि हैमर के कुछ लोग यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड लग रहे थे। तो वो पूछते हैं दूसरे आदमी कि मेलिसा बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो बोलती है कि ऑसबॉर्न चाहता था कि ऑसबॉर्न जो है मुझे जान से मार देना चाहता था, उसने ऑलरेडी डॉक्टर सैमसन को फ्रेम करा, उसने रूबी बॉल्डविन को यहाँ से दूर भेज दिया और अब उसने नई थंडरबोल्ट्स को भेजा है मेरे पीछे ताकि वो साइकोज जो है मेरा काम तमाम कर सकें। तो कहता है कि यार ये सारा हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। ऑसबॉर्न ने थंडरबोल्ट्स का कंट्रोल भी ले लिया और साथ ही साथ अवेंजर्स को भी वही चला रहा है और वो अवेंजर्स उसके जो है वाइल्ड कार्ड की तरह, वो जहाँ जो चाहे करते हैं, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहती है कि हाँ ये सारी बातें तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमारी गलती भी इसमें सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि हमने ही ऑसबॉर्न को थंडरबोल्ट की टीम में आने का हिस्सा दिया था और अगर हम वो ना करते तो शायद आज ऑसबॉर्न यहाँ पे नहीं होता। तो कहता है कि वेल डैम मेल, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वहीं पे वो बोलता है कि ज़रा 1 मिनट, तुम दोनों 1 मिनट के लिए रुकोगे या फिर यहाँ पे शुरू हो जाओगे। ये हम ये बात नहीं बोल सकते कि तुम जो यहाँ पे भागते हुए आ रही हो, तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए हैं, तो क्या तुम यहाँ पे सेव हो, मतलब हम सेव हैं क्या? नॉर्थ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये मेलिसा है, ये हमारे में से एक है। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी खूबसूरत है और तुम्हें वो बहुत पसंद भी है, लेकिन ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो, तुम हमें जो यहाँ पे मोस्ट वांटेड बना दोगे इस दुनिया के अंदर और हम लोग इस वक्त ये नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ से भाग सकती है लेकिन हम नहीं भाग सकते हैं। हमने पहले बहुत मुश्किल से अपना नाम को साफ करवाया और तुम चाहते हो कि हम दोबारा उस जेल के अंदर चले जाएँ? मुझे नहीं लगता कि सारा रिस्क जो है ये वर्थ इट है। तो वो कहता है कि डैम इट, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तो मेलिसा बोलती है कि नहीं तुम दोनों आपस में लड़ो मत, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे माफ़ करना कि मैं इतना सेल्फिश थी कि मैं तुम लोगों के पास मदद के लिए आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि मेल ज़रा मेरी तरफ देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रही है? तो कहती है कि थैंक्स एब्स, लेकिन अब मुझे यहाँ से शायद चले जाना चाहिए, मैं तुम लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल रही हूँ। तो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे उसी बैंड का हिस्सा हो। तो कहती है कि अच्छा। तो वो कहता है कि तुम्हें जो है चैन से बात करनी चाहिए। तो सॉन्ग बर्ड पूछती है क्या तुम जानती हो कि आजकल वो कहाँ है? तो कहता है कि मैं कुछ दिनों से उस पर टैब रख रहा था और आखिरी बार मैंने उसको चाइना के अंदर देखा था, जो कि नॉर्थ कोरिया के किसी थ्रेट से लड़ रहा था। तो कहती है कि हाँ मेरे ख्याल से ये एक अच्छी जगह है जहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, तो चलो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ और तुम्हारे साथ टच में रहूँगी। तो वो पूछता है क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? तो कहती है कि नहीं मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली शायद एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ जाने से पहले। तो कहता है कि बताओ ना क्या चीज़ है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? और वहाँ पे मेलिसा उसको पकड़ के किस कर लेती है और कहती है कि अब बेटर फील हो रहा है और वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। और वहीं से उसका गंजा दोस्त बोलता है अरे वाह, इसको तो मैं बहुत टाइम से आते हुए देख रहा था और आज फाइनली तुम्हें मिल ही गई। और यहीं से हम ओरेगॉन एयर स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे थंडर स्ट्राइक के अंदर थंडरबोल्ट जो हैं यहाँ पे सॉन्ग बर्ड को पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वो पूछते हैं
कि ब्लैक विडो दिस इज़ फ्यूरी, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? तो कहती है कि हम लोग मेलिसा गोल्ड को इस वक्त मारने के लिए जा रहे हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि उसको ऑसबॉर्न के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज़ पता है, उसके ऑपरेशंस के बारे में। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको वहाँ से जिंदा निकालो, उसको तुम्हें मुझ तक लाना ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो विडो बोलती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे अपने कवर को भी मेंटेन करके रखना है। तो फ्यूरी बोलता है कि तुम्हारा कवर गया भाड़ में, तुम बस ये आखिरी काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें वैसे भी वहाँ से निकालने वाला हूँ। और बाकी टीम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि ऑसबॉर्न के खिलाफ कोई हमारे साथ खड़ा होगा? तो कहता है कि स्कर्ज की अगर बात करें तो वो बिल्कुल अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता है और वो सबसे ज़्यादा लॉयल लग रहा है जिसको ऑसबॉर्न पैसे दे रहा है, और बाकी की टीम सिर्फ अपने साथ ही लॉयल है और किसी के साथ नहीं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न का बीच में मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ऑसबॉर्न की कॉल आ रही है, मुझे उससे बात करनी होगी। तो फ्यूरी बोलता है कि ठीक है बच्चे, तुम वैसे भी जानती हो कि तुम्हें मुझे कहाँ ढूंढना है, स्टे शार्प, फ्यूरी आउट। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है विडो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, लेकिन मैं अपनी टीम से बात करने के बारे में प्रैक्टिस कर रही थी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ओह, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज तुम्हें एक चीज़ के बारे में कम चिंता करनी पड़ेगी। मैं इस मिशन के लिए जो हूँ स्कर्ज को टीम लीडर बना रहा हूँ, बल्कि तुम्हें नहीं। तो वो कहती है कि क्या मतलब? तो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस थंडर स्ट्राइक के अंदर ही बैठी रहो और सॉन्ग बर्ड के कम्युनिकेशन को मॉनिटर करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे बैठ के किससे कांटेक्ट करती है। तो वहीं पे विडो बोलती है कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये मेरी टीम है, इसको मुझे ही लीड करना चाहिए। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, अब ये तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हें ऑर्डर दिए गए हैं उसी को फॉलो करो विडो, और वो कॉल काट देता है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑसबॉर्न को शक होना शुरू हो गया है। और यहीं देखते हैं हम सॉन्ग बर्ड उड़ते हुए जा रही होती है, लेकिन उसके पीछे दो आके मिसाइल लगते हैं और कहती है कि व्हाट द हेल, ये सब हो क्या रहा है? ओ आई गेस ये ऑसबॉर्न के नए थंडरबोल्ट्स होंगे और कुछ नहीं। और वहीं पे वो बोलती है विडो दिस इज ब्लैक विडो, और इस वक्त जो है हम टारगेट के साथ इंगेज हो चुके हैं। तो गोस्ट बोलता है कि मैंने ऑसबॉर्न से कहा था कि इस टीम के अंदर हमें और फ्लायर्स की जरूरत है, मैंने उससे कहा था लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। वो कहता है कि मुझे मेरा रिंग ला के दो, मैं उससे उसका पीछा करूंगा और सॉन्ग बर्ड को पकड़ लूंगा। तो वहीं पे पैलेडिन बोलता है कि वो बस भी करो, मैंने तुम्हें उस रिंग के ऊपर कभी 30 सेकंड से ज़्यादा उड़ते हुए नहीं देखा। तो वहीं पे स्कर्ज बोलता है कि एक बार ब्लैक विडो टारगेट को ज़मीन पे ले आए, उसके बाद इस मिशन का कमांड मैं संभालूंगा, और तुम लोग का कमांड सिर्फ यही है कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय। और इस तरह हम देखते हैं कि मेलिसा के पीछे उसने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल छोड़ दिए होते हैं, जिसको वो अपने पावर्स के जरिए डॉज करते हुए उन्हीं के जहाज़ के ऊपर फेंक देती है। और वहीं पे विडो बोलती है कि मेरे जहाज़ को आग लग चुकी है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, इजेक्ट इजेक्ट। और हम देखते हैं कि वहाँ से जो है विडो निकलती है और उसका जहाज़ जाके जंगल में क्रैश कर जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि इस क्रैश की वजह से जो है सॉन्ग बर्ड भी वहाँ पे गिर जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं था मेरा अब तक का ये। और पीछे से आवाज़ आती है कि लेकिन अब ये तुम्हारा ज़िंदगी का आखिरी आइडिया होने वाला है सॉन्ग बर्ड, अनलेस तुम वैसा ना करो जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि विडो उसके पास पहुँच जाती है उसको पकड़ने के लिए। तो सॉन्ग बर्ड बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे मारना है ना तो जल्दी ही मारो, मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करवाओ। तो कहती है कि बेटा मेरी बात पर ट्रस्ट करो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम अब तक मर भी चुकी होती। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट इससे पहले कि थंडरबोल्ट्स की टीम यहाँ पे आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो सॉन्ग बर्ड बोलती है कि इस सब का क्या मतलब है, क्या ये ऑसबॉर्न की कोई और ट्रिक है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आखिरकार क्यों करूँ? तो कहती है कि देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का, लेकिन शायद इसके ज़रिए मैं तुम्हें कन्विंस कर सकूं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो एक इंजेक्शन जैसी चीज़ निकालती है। तो सॉन्ग बर्ड पूछती है कि व्हाट द हेल इज़ दिस, ये आखिरकार है क्या चीज़? तो वो उसको अपने गले में इंजेक्ट करते हुए कहती है कि ये एक जेनेटिक कैमोफ्लेज है। अब जो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसको देख के ज़्यादा चौंकना नहीं। जेलिना बेलोनोवा वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटी है हाइट के अंदर, और उसका जो फिगर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा और भद्दा टाइप का था, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है यार। लेकिन सॉन्ग बर्ड बोलती है कि ये तुम कर क्या रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि उस इंजेक्शन की वजह से ब्लैक विडो वहाँ पे गिर जाती है और बोलती है कि तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। तो वहीं पे सॉन्ग बर्ड बोलती है कि येलेना ये तुम्हारे साथ आखिरकार हो क्या रहा है? लेकिन वो वहाँ पे बोलती है कि नहीं, मेरा नाम येलेना नहीं है, मेरा नाम नताशा है, नताशा रोमानोवा। तो इस कहानी के एपिसोड के अंदर आपको एक और ट्विस्ट देखने को मिल गया है। मतलब जिसको हम अब तक येलेना बेलोनोवा समझ रहे थे, जो कि ब्लैक विडो की कॉपी थी, वो दरअसल येलेना ने थी ही नहीं, बल्कि वो शुरू से ही नताशा रोमानोव यानी कि ओरिजिनल ब्लैक विडो थी। क्योंकि आप सबके दिमाग में भी ये बात तो आई होगी कि पूरे के पूरे डार्क रेन के टॉपिक के अंदर आखिरकार ब्लैक विडो गई कहाँ, यानी नताशा रोमानोव गई कहाँ? क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन में तो वो हमें नजर आई थी, लेकिन उसके बाद से वो हमें कहीं नजर नहीं आई। और निक फ्यूरी जो है अपनी सबसे ज़्यादा चहेती एजेंट के ऊपर ही तो ट्रस्ट करेंगे, तभी तो उन्होंने उसको थंडरबोल्ट की टीम में येलेना बेलोनोवा बना के भेजा था। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि दरअसल ये ब्लैक विडो नताशा रोमानोव थी और यही जो है निक फ्यूरी के लिए काम कर रही है। और अब यहाँ से ये सॉन्ग बर्ड को लेके निक फ्यूरी के पास जाने वाली है। टू बी कंटिन्यूड।